हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का अपना पार्ट नंबर 4 बना रहे हैं। तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी पार्ट नंबर 4, उसमें हमने कहाँ तक कर लिया था, उसमें हमने अपना पढ़ लिया था कि बैलेंस शीट क्या होती है ना, वो किस टाइप की दिखती है। तो उसके एग्जाम्पल्स हमें दे रखे थे, तो वो हमने क्या है अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो अब आप कहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब आप मेरे साथ जुड़ जाइए यहाँ से। व्हाट डू दीज सोर्सेज ऑफ फंड रिप्रेजेंट, यहाँ से हम क्या करेंगे, आज अपने पार्ट को स्टार्ट करेंगे, अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट डू दीज सोर्सेज ऑफ फंड रिप्रेजेंट, यानी कि जो सोर्सेज ऑफ हमारे फंड जो हमने पढ़े हैं, लाइक जैसे हमने पढ़ा था ना, ये अपने बैलेंस शीट में हमने पढ़ा था कि सोर्सेज ऑफ फंड में क्या क्या आता है, हमारा शेयर होल्डर फंड है ना, और ये शेयर कैपिटल, लोन फंड, ये सब जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये शेयर्स, इक्विटी कैपिटल और ये रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब जो हमने पढ़ा है, इन सब का भला मतलब क्या है, ये सोर्सेज ऑफ फंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसकी ही बात करें तो बस मैं आपको शो करती हूँ, एक मिनट देखो। एज शोन इन अ, ओहो मेरी पेंसिल चली गई। एज शोन इन अ सैम्पल बैलेंस शीट इन बॉक्स 1 देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फंड। जैसे कि हमने जो हमारी बैलेंस शीट की हमें फोटो दे रखी थी, मतलब जो प्रिंट करके एग्जांपल्स दे रखे थे, उसमें हमने देखा था, अगर आपने देखा हो, नहीं भी देखा तो काम चल जाएगा। देखो उसमें 2 टाइप के सोर्सेज ऑफ फंड हैं। पहला शेयर होल्डर्स फंड और हमारा कहाँ गया लोन फंड। ये 2 टाइप के फंड हमें हमारी बैलेंस शीट में शो कर रखे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, देखो, shareholders fund are known as net worth is the fund coming from owners of the company and loan fund are the fund borrowed from outside। यानी कि शेयर होल्डर फंड क्या है, शेयर होल्डर यानी कि जो पैसा हमारे शेयर होल्डर कंपनी को देते हैं, जो पैसा, जो फंड कहाँ से आ रहा है, ओनर्स ऑफ द कंपनी से आ रहा है। क्योंकि जो शेयर होल्डर हैं, जो शेयर खरीदते हैं कंपनी के, वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर होते हैं। सॉरी, शेयर होल्डर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो अगर शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के ओनर हैं और वो पैसा अगर कंपनी में लगा रहे हैं, तो भला कंपनी में पैसा कौन लगा रहा है, कंपनी के ओनर्स ही लगा रहे हैं। तो शेयर होल्डर फंड वाला जो पैसा है वो कौन लगाता है, कंपनी के ओनर्स लगाते हैं। और लोन फंड की अगर हम बात करें तो लोन फंड क्या है, लोन फंड हमारा बोरोड है, यानी कि जो हम लोन लेते हैं बाहर के लोगों से, वो हमारा लोन फंड होता है। लोन फंड इज द फंड बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर्स, जो हमने बाहर, कंपनी के बाहर के लोगों से क्या किया, उधार लिया है, उस पैसे को हम बोलेंगे लोन फंड। अब अगर देखें हम यहाँ पे हमें क्या दिया है, शेयर फंड और लोन फंड हमने दोनों समझ लिया। देखो शेयर होल्डर्स फंड, लोन फंड आए हो आपको समझ में आएंगे। देखो, व्हेन अ कंपनी फर्म स्टार्ट ऑपरेशन इट्स ओनर्स कॉल्ड शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट फंड कॉल्ड शेयर कैपिटल। यानी कि अगर हम एक कंपनी या फिर एक फर्म को स्टार्ट करते हैं, कॉर्पोरेट को अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके जो ओनर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। क्योंकि उन्होंने कंपनी के शेयर को क्या है, रख रखा है अपने पास में। तो वो जो जिनके पास कंपनी के शेयर होंगे वही क्या होंगे, कंपनी के मालिक होंगे। तो जो ओनर्स होते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो जो वो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी में, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे शेयर कैपिटल। आई होप आपको समझ में आएगा कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को कंपनी का ओनर बोलते हैं। जो ओनर हैं अगर कंपनी के, उन्हें हम शेयर होल्डर्स बोलेंगे। तो जो पैसा कंपनी के ओनर लगाएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, उस पैसे को हम क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। और ये हमें एग्जांपल दे रखा है कि जो हमें बैलेंस शीट शो करी थी उसमें क्या था, उसमें एक एग्जांपल दिया था कि कंपनी का शेयर होल्डर क्या है, सॉरी कंपनी का शेयर कैपिटल क्या है, 103.87 करोड़। ये हमें एग्जांपल में दे रखा है, इससे आपको कुछ नहीं लेना देना। देखो अब अगर हम आगे बात करें कि जो शेयर कैपिटल है ना, वो 2 टाइप में डिवाइडेड है, 2 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। शेयर कैपिटल हमारी 2 सब पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। पहले कौन सी, पहले हमारी इक्विटी कैपिटल, दूसरी हमारी प्रेफरेंशियल कैपिटल। जैसे हमारे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर है ना, वही हमें दे रखा है कि इक्विटी कैपिटल डज नॉट हैव fixed rate of dividend. The preferential capital represent contribution of preference shareholder and has fixed rate of dividend। यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर वाले हैं और जो इक्विटी शेयर वाले हैं, ये शेयर्स में क्या है, फर्क होता है। जो इक्विटी शेयर्स होता है वो शेयर होल्डर होता है कंपनी के, और इनका डिविडेंड हाई भी जा सकता है, लो भी जा सकता है, तो ये फिक्स्ड नहीं होता। तो इसी तरह जो इक्विटी कैपिटल है उसका डिविडेंड क्या है, उसका डिविडेंड फिक्स नहीं होता। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर वाले हैं, प्रेफरेंस कैपिटल है, वो क्या शो करती है, वो शो करती है कि जितने भी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कितना पैसा कंपनी में लगा रखा है, और इन्हें जो रिटर्न मिलता है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ये क्या होता है, इन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगर हम आगे बात करें तो देखो,
अब हमें पढ़ना है ये रिजर्व एंड सरप्लस वाला। तो देखो, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड अ पार्ट ऑफ द प्रोफाइल इज रिटेन्ड बाय द कंपनी फॉर मीटिंग फंड रिक्वायरमेंट्स इन फ्यूचर। The retained profit accumulated over the year called reserve and surplus which are shareholders property। ये एग्जाम्पल दे रखा है, मैं रिजर्व एंड सरप्लस समझाती हूँ। देखो, जब हम क्या करना है, जब कंपनी अपना डिविडेंड क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने शेयर होल्डर्स में, तो शेयर होल्डर्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बच जाता है तो कंपनी क्या करेगी, कहेगी चलो डोमिनोज चलते हैं और खा के आते हैं और पैसा उड़ा के आते हैं। नहीं, कंपनी ऐसा नहीं करती है। कंपनी क्या करती है, उस पैसे को अपने पास अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए, कि अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़ती है फंड की, पैसे की अगर ज़रूरत हमें फ्यूचर में पड़ी तो हम क्या भीख मांगेंगे? नहीं नहीं, भीख मांगने की क्या ज़रूरत है। वो क्या करेंगे, ये जो इन्होंने पैसा बचाया है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, इससे यानी कि जो प्रॉफिट इनका बचा है, जैसे कि इन्होंने प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड पे कर दिया, डिविडेंड पे करने के बाद भी जो प्रॉफिट बच गया, कंपनी क्या करती है, उसे अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए रिजर्व करके रख लेती है। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, जो पैसा बच जाता है एक्स्ट्रा होता है सरप्लस। जो पैसा हमारा क्या होता है, सरप्लस में होता है, और जो कंपनी क्या करती है, इन फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रख लेती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अपना रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। अब जो हमारा यहाँ पे ये वाला नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो, इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आप कहते होंगे ये क्वेश्चन तो हम फेंक के मार देंगे बिना पढ़े टीचर के मुंह पे, बट कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं, टॉपिक दिया है ना। चलो, अब देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर सपोज टू बी द ओनर ऑफ द कंपनी। कहेंगे ये मैडम इतना क्यों चिल्लाती है ओनर के नाम पे, ओनर ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स को खरीदता है इंसान, वो कंपनी का ओनर बन जाता है। who therefore have right to get dividend as declared and a right to vote in annual general meeting for passing any resolution। यानी कि अब वो जब ओनर बना है तो बस ऐसे ही ठप्पा लेके नहीं घूमेगा कि मैं ओनर बन गया कंपनी का, नहीं, उसके पास राइट होते हैं कि उसे डिविडेंड जब डिक्लेयर किया जाएगा तो उसे भी डिविडेंड दिया जाएगा, जितना परसेंट उसका हक है उतना उसे मिलेगा, और उसके पास एक वोटिंग राइट भी होता है कि अगर कंपनी में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो भी अपना वोट दे सकता है, हाँ ना में अपनी बात को रख सकता है। और अगर जनरल मीटिंग होती है और उसमें कोई रिजोल्यूशन हमें पास करना है, कोई डिसीजन अगर हमें देना है, तो उसमें अपना वोट डाल के अपनी बात रख सकता है। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर ओनर बनता है तो उनके पास यहाँ पे कुछ क्या होता है, बेनिफिट्स, प्रिविलेजेस और राइट्स होते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट पेज जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमें क्या दिया है, यहाँ में दिया है द एक्ट डिफाइन अ प्रेफरेंस शेयर as that part of share company or share capital of the company which enjoys preferential right as to payment of dividend at a fixed rate during the lifetime of the company. B is the return of capital on winding up the company। अच्छा, देखो हमें क्या बोला है कि अब हमें समझ में आ गया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, राइट होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं कि अगर कंपनी प्रॉफिट में गई तो उन्हें ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, अगर कंपनी लॉस में गई तो उन्हें फिर लॉस बियर करना पड़ेगा। और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में राइट टू वोट भी होता है ना, उनके पास वोटिंग राइट होता है। तो अब भला प्रेफरेंस शेयर्स वाले के पास क्या होता है, इक्विटी शेयर्स वाले के पास तो ये सब राइट और प्रिविलेजेस हैं। प्रेफरेंस शेयर वाला क्या मक्खी मारेगा? ना 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 ना, प्रेफरेंस शेयर वालों के पास भी कुछ हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इनका भी बेनिफिट है। किस तरह से, इनके पास भी एक एडवांटेज है कि अगर हम प्रेफरेंस शेयर को खरीदते हैं तो देखो ए और बी क्या है, इनके बेनिफिट्स हमें दे रखे हैं कि अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स में अपने शेयर अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स में अपना पैसा होल्ड करके रखते हैं तो क्या होता है कि जो कंपनी है, चाहे वो प्रॉफिट कमाए या फिर वो डूब जाए, उसे हमारा फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा जितने भी टाइम के लिए कंपनी है। अब जितने भी टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 साल के लिए कंपनी के साथ अपना शेयर्स खरीद रखे हैं, आपने 10 साल तक अपने पास रख के रखे हैं, तो आपको डिविडेंड पे होता रहेगा। अगर आप उस कंपनी के शेयर बेच दोगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा ना। मतलब जब तक आप उसके शेयर को होल्ड करके रखोगे, जब तक आपको क्या मिलता है, आपको डिविडेंड आपको लाइफ टाइम पे होता रहता है। तो चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए या फिर घाटे में चली जाए, आपको आपका फिक्स्ड डिविडेंड जो है वो कंपनी पे करेगी। ये पहला पॉइंट हो गया। बी पॉइंट हमें दिया है कि भले ही कंपनी क्या है, बंद हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, चले ही ना, डूब जाए, घाटे में चली जाए, लेकिन जैसे ही कंपनी अगर बंद होती है, ठप होती है, उसके बाद भी जो कैपिटल
बचती है कंपनी के पास, जो पैसा बचता है उसमें से जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले हैं उन्हें सबसे पहले उनका पैसा दे दिया जाएगा और इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। तो यहाँ पे भी क्या है, बेनिफिट है प्रेफरेंस शेयर्स वाले के पास कि एक तो उन्हें फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा और दूसरा कि अगर कंपनी बंद हो जाती है फिर घाटे में चली जाती है तब भी उनका पैसा क्या है, उन्हें मतलब टाइम से ही दे दिया जाएगा, सबसे पहले उन्हीं का पैसा चुकाया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे प्रेफरेंस शेयर के हो गए। तो ये डिफरेंस भी है हमारा। और बट प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी ट्रेडेड अनलाइक इक्विटी शेयर्स एंड आर रिडीम्ड आफ्टर अ प्री डिसाइडेड पीरियड। ऑल्सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट। अब यहाँ पे ये भी बता रखा है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो होल्डर्स है ना, प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो इक्विटी शेयर्स की तरह नहीं होते हैं और ना ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट होता है। तो ये बात तो हमें पता ही है, हम तो बहुत होशियार हैं। तो चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू टर्म्स लाइक ऑथोराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल मीन्स। यानी कि जो भारी भरकम भयंकर शब्द जो हमारे पढ़ के ही समझ ना आए, वो शब्द जो हैं ये जो दे रखे हैं इनका मतलब क्या होता है। तो कौन समझाएगा, मैं समझाऊंगी। और कौन समझाएगा, दीदी समझाएगी आपकी। ऑथोराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल मीन्स, इनका क्या मतलब है रे। चलो सबसे पहला मैं दिया है ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो यानी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू राइज या फिर रेज। यानी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है कि अगर एक कंपनी है XYZ, हमें क्या दे रखा है कि उसके पास ना ऐसा नहीं कि वो कितने भी शेयर्स निकाल सकती है जब तक उसका मन चाहे, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, कितने भी शेयर्स नहीं निकाल सकती कंपनी के पास क्या होता है, एक ऑथोराइज्ड शेयर्स का नंबर होता है कि आप बस इतने नंबर ऑफ शेयर्स ही क्या कर सकते हैं, मार्केट में इशू कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी XYZ और उसे बोल रखा है, उसे कितने शेयर ऑथोराइज कर रखे हैं कि आप मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर्स ही क्या कर सकते हैं, मार्केट में आप अपने इशू कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रखा है, वरना शेयर्स हमारे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी बिग नंबर में होते हैं, है ना। तो जो एक ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, मैक्सिमम कैपिटल जो हम रेज कर सकते हैं। कि देखो जो शेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ शेयर्स करके हम क्या निकालते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें यही बताया है कि अगर 100 शेयर हैं और एक शेयर का प्राइस 10 रुपये है, तो 100 इंटू 10 करोगे तो मार्केट जो कैपिटल क्या हो गई उस कंपनी की, वो हो गई 1000 रुपये। तो अगर एक कंपनी की कैपिटल को हमें बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, उसके नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर देते हैं। बट ऐसा ना हो, है ना, सर लोग ऐसे ही बढ़ा के अपनी कंपनी की वैल्यू ना बढ़ा लें, इसलिए क्या है कि उन्हें ऑथोराइज कर रखा है कि आप बस इतने ही शेयर्स क्या करते हैं, मार्केट में इशू कर सकता है। तो आप इतनी ही कैपिटल, एक मैक्सिमम कैपिटल बता दी है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी क्या है, सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर्स ही क्या कर सकती है, मार्केट में इशू कर सकती है। तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी यहीं पे क्या करते हैं, लिमिट कर दी गई है कि आप इतने ही, मैक्सिमम आप इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं इशू कर सकते। सेकंड दिया है इतना इशू कर रहे हैं, लो आगे हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर ऑफ द पब्लिक और एनीबडी। यानी कि अब ऑथोराइज यानी कि हमें छूट कितनी है, 100 शेयर इशू करने की हमें क्या है, हक दे रखा है, राइट दे रखा है कि आप 100 शेयर्स को इशू कर सकते हो। बट अब ऐसा थोड़ा ना कंपनी आज के आज ही 100 के 100 शेयर दे देगी दान में, नहीं, वो क्या करेगी, वो इसमें से कुछ ही शेयर्स को इशू करेगी। तो इशूड कैपिटल कितनी हो गई कि सोचो ये क्या है, इसकी ऑथोराइज कैपिटल है और इशू इस कंपनी ने कितनी करी, इशू करे सिर्फ 50 शेयर्स, अपनी 50 सिक्योरिटीज को ही क्या किया, इशू किया। तो ऑथोराइज शेयर्स थे हमारे 100 और इशूड कैपिटल कितनी करी, सिर्फ और सिर्फ 50 शेयर्स की करी। अब आगे दिया हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो अगर हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करें, सबसे पहले सब्सक्राइब्ड समझने से पहले हमें पेड अप समझना पड़ेगा। तो देखो पेड अप कैपिटल रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली पेड अप। अच्छा देखो मैं आपको सीधा सीधा समझाती हूँ। जो पेड अप कैपिटल है ना, वो हमारी कैपिटल होती है कि जैसे अगर आपने 100 आपके पास शेयर इशू करने की क्या है, राइट है, उसमें से आपने 5 शेयर्स इशू कर दिए मार्केट में। अब 50 में से भी आपने ही तो 50 इशू करे हैं ना, अब 50 में से भी कितनों ने पैसे दिए, कितनों ने आके पैसा लगाया अपने आपकी कंपनी में, सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों ने। तो कितने लोगों ने पैसा दिया, कितने लोगों ने पे किया आपकी कैपिटल में, पे कितने लोगों ने किया, सिर्फ और सिर्फ 25 ने। तो यहाँ पे पेड अप कैपिटल क्या हो गई हमारी, 25 हो गई। अब अगर हम बात करें सब्सक्राइब्ड कैपिटल की, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारा पेड अप से ही जुड़ा हुआ है कि अगर
100 शेयर्स दे सकते थे, 100 में से दिए हमने 50, 50 में से लोगों ने पैसा दिया 25 का। अब जो जो पैसा देता जाएगा वो कंपनी के पास जाके सब्सक्राइब होता जाएगा। जैसे कि मैं वीडियो बनाती जाऊंगी, आप मेरे को सब्सक्राइब करते जाओगे। अब एक लाल बटन होगा, उसे देखो, ऐसे वीडियो को नीचे करो, लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उस पर ऐसे टक करके दबाओ, बहुत ज़ोर से, जितनी ज़ोर से दबा सको। प्यार से दबाना है प्यार से दबाओ, ज़ोर से दबाना है ज़ोर से दबाओ, ऐसे टक करके दबाओ। साइड में घंटी बन रही होगी, उस घंटी को भी दबा दो। घंटी दबाने के बाद ना उस पर ऑल पे क्लिक कर देना। इसका मतलब है कि मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, और जैसे ही मेरी नई वीडियोज़ आएंगी आप उससे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे का अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। देखो, अथॉराइज यानी कि हम कितना मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। हमने कितना इशू किया, 100 कर सकते थे, 50 इशू करे, 50 में से लोगों ने पैसा कितने का पे किया, 25 का। अब जो जो पैसा पे करते जाएंगे वो कंपनी में सब्सक्राइब होते जाएंगे। तो ये हमारा सब्सक्राइब कैपिटल भी हो गया। अब देखो कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखो हमें ज़रूरत तो है क्या बोलते हैं, हमने मार्केट में इशू कर दिया 50 शेयर्स, है ना, और हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी है, तभी तो हमने इशू करें। अब उसमें से 25 लोगों ने पैसे दे दिए, लेकिन अब हमें जो पैसा आया है ना वो हमारे पास थोड़ा ज़्यादा आ गया, हमें इतने सारे की ज़रूरत नहीं है, और भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे, कंपनी वाले कह देंगे कि अभी आप क्या कर लो, हम आपको सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, अपने पास में रख ले रहे हैं, आपका नाम हम कंपनी में चढ़ा दे रहे हैं, लेकिन अभी आप हमें पैसा मत दो। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको खुद क्या करेंगे, कंपनी वाले खुद आपको कॉल करेंगे, और जितने पैसे की हमें ज़रूरत होगी उतना हम आपसे ले लेंगे। तो अभी आप अपने पैसे को थोड़ा अपनी जेब में रखो, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉल करके खुद बता देंगे और आपसे अपना पैसा ले लेंगे। तो ये होता है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। आई होप आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम बात करें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाय राम सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स अंडर लोन फंड, बताओ। ये भी इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं लोग। ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड समझने की चीज़ है, ये तो सुनते में ही समझ में आ रहा है। सिक्योर्ड मतलब सिक्योरिटी, अनसिक्योर्ड मतलब जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब बताओ, इसके लिए इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है, बताओ। चलो मैं आपको पढ़ाती हूँ फिर भी। सिक्योर्ड लोन्स आर द बोरिंग अगेंस्ट सिक्योरिटी दैट इज अगेंस्ट mortgagee some immovable property or hypothecating pleading some movable property of the company. This is known as creation of charge which safeguard creditor in the event of any default on the part of the company. यानी कि सिक्योर्ड लोन्स क्या होता है, सिक्योर्ड लोन्स जैसे हम जब बैंक से लोन लेते हैं ना, वो हमारा एक सिक्योर्ड लोन है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारा कोलेट्रॉल सबमिट कराते हैं। क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, कोई याद नहीं आ रहा है हिंदी में बोलते क्या है, बट जैसे अगर हम लोन लेने जाते हैं, अगर हमें 10 लाख का लोन चाहिए, 50 लाख का लोन चाहिए, तो जैसे हम घर के कागज़ वागज़ रखते हैं ना, कि हमने घर के कागज़ रख दिए, अपनी ज्वेलरी रख दी, और जैसे कार के पेपर रख दिए, ये सब हम रखते हैं ना सेफ गार्ड, ताकि जो बैंक हमें लोन दे सके कि अगर हमने बैंक का लोन नहीं चुकाया तो बैंक वाले हमारा क्या करेंगे, घर बेच देंगे और हम अपना पैसा वापस ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी को वहाँ पे सबमिट कराते हैं, कोलेट्रल सबमिट कराते हैं। कोलेट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा वो वर्ड, हम कुछ बोलते हैं कोलेट्रल को, जैसे कि हम रखवाते हैं ना, अपना सबमिट करवा देते हैं बैंक के पास कि आप हमारा ये सामान रख लो, जब हम आपका पैसा चुका देंगे तो आप हमारा सामान वापस कर देना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, तो सिक्योर्ड लोन्स यानी कि जब कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटी अपनी सबमिट करती है और फिर क्या करती है, क्रेडिटर जो है वो हमें लोन देता है, यानी कि जो क्रेडिटर है जिसने हमें लोन दिया वो हमें उधार दे देता है एक सिक्योरिटी अपने पास रखने के लिए, सॉरी अपनी सिक्योरिटी रख लेता है, हमारी सिक्योरिटी रख लेता है, और फिर हमें क्या करता है, अपना लोन देता है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें आएंगे फॉर्मल सेक्टर, जैसे कि कहाँ गया, दे आर फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। यानी कि डिबेंचर्स यानी कि जैसे हम कंपनी लोगों से डिबेंचर, जैसे कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना, फिर जब आप लोग जाके डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हो तो क्या है, डिबेंचर में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी को एक लोन मिल गया, हमने कुछ टाइम के लिए अपना पैसा वहाँ पे कंपनी वालों को दे दिया, और एक टाइम के बाद कंपनी क्या करेगी, हमें डिबेंचर का पैसा जो है इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगी। तो डिबेंचर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और ये कमर्शियल बैंक, ये सब क्या आते हैं, ये सब हमारे सिक्योर लोन्स में आते हैं, क्योंकि कंपनी को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, ये फॉर्मल होते हैं। और इनसिक्योर लोन्स इसके बिल्कुल उल्टे होते हैं, जिसमें अनसिक्योर लोन्स आर अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग विदाउट एनी स्पेसिफिक सिक्योरिटी। इसमें कोई सिक्योरिटी, इसमें घंटा सिक्योरिटी नहीं होती, इसमें मतलब कोई भी आपको सेफ गार्ड नहीं होगा, आप सेफ गार्ड नहीं होगा कि आपका पैसा आपको टाइम पे मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर कोई आपका पैसा लेके चला तो नहीं जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा, धोखा तो नहीं दे देगा, है ना। तो इस टाइप की कोई भी सिक्योरिटी हमें अनसिक्योर्ड लोन्स में नहीं होती। इसमें क्या आएंगे, जैसे एफडीज हो गई,
लोन्स हो गए जो हम इनफॉर्मल वे में से ले लेते हैं, है ना। एडवांस फ्रॉम प्रमोटर्स, जैसे कुछ कंपनी होती है ना, कहती हैं आप हमें प्रमोट करते हो तो पहले ही एडवांस दे दो, क्या पता वो कंपनी झूठी हो, है ना, फ्रॉड करके चली जाए। और इंटर कॉर्पोरेट बोरोइंग्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम बैंक्स, यानी कि बैंक से भी कुछ क्या है अनसिक्योर्ड तरीके से लोन लिए जाते हैं। तो ये सब क्या आता है, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, वो आता है हमारे अनसिक्योर्ड लोन्स में। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पे मैंने रखा है व्हाट इज मेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो ये हम क्या करते हैं, अपना यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहले क्या आता है हमारा, फिक्स्ड एसेट आता है। तो फिक्स्ड एसेट, दीज असेट्स आर एक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड यूज फॉर बिजनेस ऑपरेशन बट नॉट मेंट फॉर रीसेल। द लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट, मशीनरी, पेटेंट्स और एंड कॉपीराइट्स आर द फिक्स्ड एसेट। अब देखो एग्जांपल दे रखा है, इसे छोड़ो। फिक्स्ड एसेट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। फिक्स्ड एसेट हमारे वो एसेट होते हैं जो हम लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं जिस चीज़ में, जैसे कि अगर हमने ज़मीन खरीदी तो वो क्या है, फिक्स्ड एसेट है। वो कुछ साल क्या रहेगी हमारे पास फिक्स होकर रहेगी। ऐसा थोड़ी ना कि ज़मीन हमने आज खरीदी 1 महीने बाद बेच दी, 10 लाख की ज़मीन खरीदी और 2 दिन के बाद आप बेच दोगे, नहीं करोगे ना। आप क्या करोगे, अगर आपने ज़मीन खरीदी है तो आप उसे सालों तक अपने पास रखोगे ताकि जब कीमत बढ़े तो आप क्या कर सको, पैसा कमा सको। तो आप ज़मीन खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, प्लांट खरीदते हो, कोई मशीन खरीदते हो, कार खरीदते हो, तो इसलिए थोड़ी ना खरीदते हो कि आज कार खरीदी कल बेच दूंगा। आज शोरूम से 50 लाख की कार लाया और कल इस पर सेकंड हैंड का ठप्पा लगवा के इसे 50 लाख में 50 लाख की दिलाए थे, इसे ठप्पा लगवा के ये कि ये सेकंड हैंड हो गई है और इसे 45 लाख में बेच दूंगा। ऐसे नहीं लाते ना मशीन्स को। आप क्या करते हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सबको क्या करते हो, इन सबको आप इसलिए लाते हो ताकि आप इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख सको और क्या कर सको, अपने बिजनेस ऑपरेशन के लिए इसे यूज़ कर सको। इसलिए नहीं कि आप इन्हें रीसेल करो। तो ये हमारे फिक्स्ड एसेट होता है जिनसे हमें प्रॉफिट भी हो और लंबे समय के लिए क्या कर सके, हम इसे अपने पास में रख सके और प्रॉफिट कमा सकें। अब सेकंड दिया है हमें इन्वेस्टमेंट। सो द इन्वेस्टमेंट आर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएटेड बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड into any non-business related avenues for getting income either for long term or short term. Thus incomes and gains from the investment are नॉट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशंस। यानी कि अब जब हम एक कंपनी को चलाते हैं, जब हमें पैसे की ज़रूरत है, तो बस ऐसा तो नहीं ना कि हमने ज़मीन खरीद ली और 10 साल रुके हुए हैं कि जब दाम बढ़ेंगे तभी जाएंगे। नहीं, अगर हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें पैसा कमाना है, तो हमें क्या है, अलग अलग जगह से पैसा कमाना पड़ेगा। तो वही एक उसमें से ये एक तरीका है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, पूरा एफएम इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही तो है। अब देखो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जब हम क्या करते हैं, जब हमने जो पैसा है उसे क्या करें, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करें ताकि हम क्या कर सकें, और ज़्यादा इनकम को जनरेट कर सकें। और वो जो है हमारी इन्वेस्टमेंट है ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। इससे क्या होता है, इससे हमारी इनकम गेन होती है। हमने इन्वेस्टमेंट करी, हमें रिटर्न मिला, तो जो हमारी इनकम है वो क्या हो गई, और ज़्यादा बढ़ गई। तो इन्वेस्टमेंट भी क्या है, एक एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमारा एक पार्ट है। अब अगर आगे हम देखें करंट असेट्स, लोन एंड एडवांसेस, तो ये हमें पता है कि दिस कंसिस्ट ऑफ कैश एंड अदर रिसोर्सेज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश ड्यूरिंग द बिजनेस ऑपरेशन। करंट असेट्स आर हेल्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड फॉर मीटिंग डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। द करंट असेट आर इन फॉर्म ऑफ रॉ मटीरियल, फिनिश्ड गुड, कैश, डेप्टर्स, इन्वेंट्रीज, लोन एंड एडवांसेज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये एक एग्जाम्पल देखा है। करंट असेट्स, लोन एंड एडवांसेस क्या होता है, करंट असेट्स हमारे वो असेट्स होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, चाहें तो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लोन्स एंड एडवांसेस आपको सुनने में ही समझ में आ रहा है कि लोन्स जो हमारा वो क्या होता है, उधार होता है, और एडवांस जो हम जैसे बोलते हैं ना एडवांस में फीस दो, तो वही। तो करंट असेट्स क्या होता है, करंट असेट्स यानी कि अगर हम 1 साल के अंदर अंदर किसी भी चीज़ को अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड का पार्ट हो जाएगा। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या क्या आ रहा है, जिससे हम पैसा कमा सके। तो 1 साल के अंदर अगर हम किसी भी चीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो क्या होता है, हमारा करंट असेट्स का पार्ट हो जाता है। अब जो है हमारा नेक्स्ट पेज वो है स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ हमें दिया है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस। सो द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट, क्या दिया है, रिप्रेजेंट सर्टेन आउटलेस सच एज preliminary expenses and pre-operative expenses not written off. Though losses indicates a decrease in the owner's equity, the share capital cannot be reduced with loss. Instead,
share capitals and losses are shown separately on the liability sides and asset side of the balance sheet respectively. अब देखो मैंने आपको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स पहले भी समझाया था. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, जो हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं या फिर जो हमारे छोटे मोटे लॉस हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मशीनरी लाए, अब हम उससे काम करवा रहे हैं, मशीन को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है यूज़ करते करते कभी कभार वो उसमें कुछ टूट फूट हो जाती है या फिर हमें उसे रिन्यू कराना पड़ता है. तो ये सब क्या है, हमारे छोटे मोटे खर्चे हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है और फिर हम क्या करते हैं और ज़्यादा पैसा उससे कमाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन ख़राब हो गई तो ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि इसे फेंक दो नहीं ले आएंगे. हम क्या करेंगे, अगर वो ख़राब हो गई तो उसे ठीक करा लो थोड़ा सा पैसा लगा के और वापस क्या करो, इससे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो. तो ये हमारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और लॉसेज होते हैं जब हम क्या करते हैं ना छोटा मोटा खर्चा करते हैं. आगे अगर हम देखें तो यहाँ क्या दिया है, what do the subheading under the fixed assets like gross block, depreciation, net block and capital work in progress means. यानी कि अब यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं, जैसे कि पहला दिया है ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. अब इन जो ये जो टर्म्स हमें दे रखी हैं, अब इनका मतलब क्या है वो हमें यहाँ पे समझना है. तो हम अपना ग्रॉस ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं. बात कर लेते हैं देखो ग्रॉस ब्लॉक की. तो ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है, the total value of acquiring all fixed asset even though at different point of time is called gross block or gross fixed asset. ग्रॉस ब्लॉक और ग्रॉस फिक्स्ड असेट दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक दूसरे की जगह पे आप यूज़ कर सकते हो. जैसे दरवाज़ा और द्वार दोनों एक चीज़ है ना, वैसे ग्रॉस ब्लॉक और ग्रॉस फिक्स्ड असेट एक ही बात है. तो जितने भी हमारे फिक्स्ड असेट हैं, जितने भी वो मैंने चाहे आज लिए हैं या 1 साल पहले लिए थे या फिर 2 महीने पहले लिए थे या फिर कल ही लिए हैं, जितने भी फिक्स्ड असेट हैं उन सब की टोटल वैल्यू मिला के जो भी आती है वो हमारी ग्रॉस ब्लॉक है. यानी कि मैंने 1 साल पहले एक फिक्स्ड असेट लिया था. फॉर एग्जांपल मैंने 1 साल पहले ज़मीन ली थी और 2 महीने पहले मैंने एक नई मशीन ली है और आज से 6 साल पहले मैंने क्या लिया था, एक प्लांट खरीदा था. तो अब इन सब की वैल्यू मिला के सोचो कि हो रही है करीबन 1 करोड़ रुपए. तो ये जो सारे फिक्स्ड असेट मिला के जो वैल्यू आई है ना, इसी को हम अपना ग्रॉस ब्लॉक या फिर ग्रॉस फिक्स्ड असेट बोलते हैं. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. अब देखते हैं हम डेप्रिसिएशन देख लेते हैं. सो एज पर accounting convention, all fixed assets except land has a fixed life. It is assumed that every year the worth of an asset fall due to usage. This reduction in value is called depreciation. अच्छा क्या बोले मैडम. देखो अगर हम बात करें कि जो भी हम फिक्स्ड असेट खरीदते हैं अपनी लाइफ में, तो उन सब की क्या होती है ना, एक लिमिट नहीं, इसकी एक अमाउंट होती है, एक वैल्यू होती है. तो जो भी वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ लैंड को छोड़ के, हम बोलते हैं ना दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज़ों की कीमत है, एक ज़मीनों की और दूसरी ज़मीनों की. राइट. अच्छा देखो अब जो ज़मीन है सिर्फ और सिर्फ उसी की वैल्यू है जो है वो फ्यूचर में बढ़ती है. अब अगर आप एक कार खरीदोगे या फिर एक मशीन खरीदोगे, तो आज वो आपने क्या खरीदी, 10 लाख की खरीदी. अब 2 साल के बाद ऐसा तो है नहीं कि कोई बेवकूफ़ आएगा और कहेगा कि मेरे को ये चली हुई मशीन जो 2 साल से आपने चलाई है, ये मशीन मेरे को 12 लाख में दे दो. ऐसा तो कुछ होगा नहीं. वो क्या कहेगा, आपने 2 साल इस मशीन को चलाया है, इसमें कुछ टूट फूट भी हुई होगी, इतनी मशीन चली हुई है तो इसमें पक्का ये थोड़ा रुक रुक के चलती होगी. तो अब आप मेरे को ये 10 लाख की मशीन आप क्या करो, मेरे को 5 लाख में या फिर अगर आप थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहते हो तो 6-7 या फिर 8 लाख में आप मेरे को दे दो. तो यहाँ क्या हुआ, जो हमारा फिक्स्ड असेट था उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू फॉल हो गई. यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई ड्यू टू यूजेज. हमने क्या किया, उस फिक्स्ड असेट को खरीदा है तो यूज़ करने के लिए खरीदा है ना, तो उसे यूज़ करने के बाद जो हमारी प्राइस है उसमें जो कमी आती है उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. लेकिन एक्सेप्शन आर एवरीवेयर. लैंड क्या है, लैंड अगर हमने ज़मीन खरीदी तो आज अगर आप ज़मीन खरीदते हो तो आपको 2 साल के बाद उसके दाम बढ़े हुए मिलते हैं. क्यों, क्योंकि जो प्राइस है ना ज़मीनों का वो बढ़ता है टाइम टू टाइम. आपने आज से 10 साल पहले अगर कोई ज़मीन खरीदी होगी ना तो आज उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी. अगर आप आज ज़मीन खरीदते हो तो उसका जो फ्यूचर प्राइस है वो बढ़ जाएगा. अगर आप आज गोल्ड खरीदते हो ना तो गोल्ड का प्राइस भी क्या है, फ्यूचर में आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसकी वजह से वो जो 1 ग्राम या फिर जितना भी आपके पास गोल्ड है ना, तोले, जितना भी तोले आपके पास गोल्ड है, 20 तोले, 10 तोले, 100 तोले, जितना भी गोल्ड है, वो जो आपने आज खरीदा है ना वो फ्यूचर में क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी. तो इसी तरह जो हमारी ज़मीन होती है ना उसकी प्राइस फ्यूचर में बढ़ती है, सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की. बाकी जो हमारे फिक्स्ड असेट्स जैसे मशीनरीज, प्लांट, इंडस्ट्रीज, इन सब का प्राइस क्या है, इन सब का प्राइस यूज़ करते करते क्या
क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी जो ये जो प्राइस कम हुआ ना, इसी कम होने के प्राइस को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अभी हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, कंपनी एक्ट 1956 स्टिपुलेटेड डिफरेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा ये दे रखा है कि जो 1956 कंपनी एक्ट के तहत क्या है, अलग अलग तरह के डेप्रिसिएशन हमारे होते हैं। अब देखो हम नेट ब्लॉक की बात कर लेते हैं। अब नेट ब्लॉक और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा आज की इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो नेट ब्लॉक क्या होती है, नेट ब्लॉक तो और भी ज़्यादा आसान ले लो। देखो जो हमारे सारे असेट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू निकाल लो, वो होती है ग्रॉस ब्लॉक। अब जो उनमें घटत आई है, जो डेप्रिसिएशन आया है ना, वो निकाल लो। जैसे हमारे जो मैंने एग्जांपल दिया था कि समझो हमारा जो ग्रॉस ब्लॉक है वो आया 1 करोड़ का। अब ये सारे फिक्स्ड एसेट को यूज करने के बाद वो उनकी डेप्रिसिएशन कितनी है, उनकी डेप्रिसिएशन समझो है वो 20 लाख की। तो आप 1 करोड़ माइनस 20 लाख करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, 80 लाख। तो जो 80 लाख है वो क्या आया, वो आया हमारा नेट ब्लॉक। यानी कि जो टोटल वर्थ है हमारे फिक्स्ड एसेट की, उसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो आपका नेट ब्लॉक आ जाएगा। यानी कि ग्रॉस ब्लॉक में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा आपका नेट ब्लॉक। ये इसका फॉर्मूला है। और नेट ब्लॉक बस हमारा इतना ही है और कुछ भी नहीं। ग्रॉस ब्लॉक माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट ब्लॉक। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 946.84 करोड़ रुपए हैं और हमारा डेप्रिसिएशन है 482.19 करोड़ का, तो हमारा जो नेट ब्लॉक है वो कितना बचेगा, माइनस कर दो 464.65 करोड़ का आपका आ जाएगा। अब ऐसे हमें क्या दें, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसे भी पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है। तो देखो कैपिटल फंड यूज्ड फॉर अ न्यू प्लांट अंडर इरेक्शन, अ मशीन येट बी कमीशनड एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस व्हिच आल्सो हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द फिक्स्ड एसेट एज इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस ब्लॉक सून। मैम हमें कुछ समझ नहीं आया, जरा अच्छे से समझाओ, क्योंकि वरना फिर हम क्या करेंगे, आपका चैनल छोड़ कर चले जाएंगे, कोई ढंग से पढ़ाता ही नहीं है। चलो मैं पढ़ाती हूँ, परेशान मत हो, गुस्सा मत करो। देखो मैं पढ़ाती हूँ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि जो कैपिटल हमारे डे टू डे लाइफ मतलब डे टू डे प्रोसेस में क्या है, काम आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट में काम कराते हो या फिर करते हो, तो वहाँ पे क्या है, जो कैपिटल हम यूज़ कर रहे हैं, जो ज़रूरी नहीं कि आप पैसा ही यूज़ कर रहे हो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का है कि वो चीज़ें जो आप क्या कर रहे हो अपनी डे टू डे लाइफ में अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंपनी चलाते हो, और वहाँ पे जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। जो मशीनरीज हैं वो क्या कर रही हैं, उन मशीनरीज का हम यूज़ करते हैं और अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, ये हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं ना अपनी प्रोडक्शन के लिए। तो ये सब क्या हमारे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारी कैपिटल को बढ़ाने में काम करती हैं। तो जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई और ये हमारी मशीनरीज हो गई, ये सब क्या है, हमारे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में बस मैं आपको यहीं तक पढ़ाना था। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जितना भी आपको पढ़ाया वो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने क्रिस्टल क्लियर तो अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको जो डाउट है वो ज़रूर क्लियर करूँगी। और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ सकें, और आप भी मन लगा के पढ़ लेना अपना चैप्टर। और हाँ, चैप्टर 1 या 2 या 3 किसी से भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं किसी भी वीडियो के नीचे, मैं आपके डाउट का आंसर ज़रूर दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।